अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो मैं खुशामदीद। ENG 506 का लेसन नंबर 10 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मॉडल्स ऑफ वर्ल्ड इंग्लिशेस। टॉपिक नंबर 55 मॉडल्स ऑफ वर्ल्ड इंग्लिशेस। अच्छा, वही जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है क्लासिफिकेशंस इंग्लिश की, हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस क्या कर दी हैं। वही क्लासिफिकेशंस हैं जो पिछले चैप्टर में थी। इंग्लिश एज आ नेटिव लैंग्वेज, इंग्लिश एज आ सेकेंड लैंग्वेज, इंग्लिश एज आ फॉरेन लैंग्वेज। ये 3 क्लासिफिकेशंस हो गई हुई हैं। इनके आपने मुख़फ़्फ़फ़ भी याद रखने हैं और इनका आपने पूरा जो है स्टेटमेंट वो भी याद रखनी है, क्या इसका मतलब है। अच्छा जी, अब इन जो क्लासिफिकेशन है इनकी शॉर्ट कमिंग्स क्या है, क्या इनके ड्रॉबैक्स हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं कुछ नेटिव लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, वो क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है कि इस नेटिव लैंग्वेज को अक्सर इंग्लिश की नेटिव लैंग्वेज को, जो इंग्लिश की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, इंग्लिश में नेटिव लैंग्वेज को क्या समझा जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म समझा जाता है। ऐसा ही है, सारे लोग मॉडल के तौर पर किसकी तरफ देखते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश की तरफ देखते हैं या अमेरिकन इंग्लिश की तरफ देखते हैं। उन्हें स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म कहा जाता है, मॉडल फॉर्म कहा जाता है। तो वो नेटिव लैंग्वेज कहलाती है, उसके बोलने वाले नेटिव लैंग्वेज वाले कहलाते हैं ना, नेटिव स्पीकर। तो नेटिव लैंग्वेज का क्या है, उसे स्टैंडर्डाइज कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा ये समझा जाता है कि वो जो स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज है, वो फॉर्म है, वो सारे बोलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इंग्लिश की कितनी वैराइटीज़ निकल आई हुई हैं और कितने ही लोग बोलते हैं उसे, मुख्तलिफ रीजन के, मुख्तलिफ मालिक के। वो एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म हर कोई नहीं बोलता, हर एक की अपनी एक वैरायटी है। तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जी वो नेटिव जो वैरायटी है वो सब बोलते हैं। इसके अलावा उस नेटिव वैरायटी को सुपीरियर कहा तसव्वुर किया जाता है। इसको ये भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग उन्होंने कह दिया, हालांकि ऐसा नहीं है, ये सच है। वाकई उसे सुपीरियर समझा जाता है, इसीलिए तो उसे एज अ मॉडल सारे देखते हैं। बहरहाल उन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग कहना था और वो कह दिया, ठीक है। इसके अलावा अब EFL क्लासिफिकेशन का क्या ड्रॉबैक है। EFL इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, इसका ये जी उसे हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। इसे लेस समझा जाता है, इन्फीरियर समझा जाता है सेकेंड लैंग्वेज से भी। इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज से भी इसे नीचे समझा जाता है, इसमें कमी, मतलब इसे एक अधूरी चीज़ ना समझा जाता है। ये एक इसका ड्रॉबैक इन्होंने बता दिया, ठीक है। इसके अलावा मुख्तलिफ और मॉडल्स हैं जिनमें क्लासिफिकेशन फर्दर इन्होंने क्लासिफिकेशन कर दी है। उनमें भी जैसे यहाँ पे है जियोग्राफिकल लोकेशंस, जियोग्राफिकली कहाँ इंग्लिश के कौन से स्पीकर और कौन सी वैरायटी पाई जा रही है, इसमें वो आ जाते हैं। रीजनल वैरायटीज़ आई जाती हैं कि इलाके के तौर पर कहाँ कौन सी वैरायटी पाई जा रही है। इलाकाई जो एक वैरायटी होती है वो आप कह लें। इंडिविजुअल यूज़र इसमें आ जाते हैं। हर एक जो एक अलग इंसान अपनी एक अलग लैंग्वेज बना लेता है या अपना एक उसका अंदाज़ होता है बोलने का, वो वैरायटी में आ जाता है। इन्होंने मुख्तलिफ ना आगे फर्दर करती हुई हैं। एडवांटेजेस के क्या हैं इन क्लासिफिकेशंस के, कि इससे इंग्लिश के बहुत सारे दूसरे पहलू भी सामने आ जाते हैं। दूसरे जो एक से ज़ायद जिसे कह लें कि पहलू हम सामने रख लेते हैं, अपने हमारे सामने आ जाते हैं, उनके ऊपर हम गौर करते हैं। खाली नेटिव लैंग्वेज के ऊपर नहीं गौर करते, सेकेंड लैंग्वेज के भी करते हैं, फॉरेन लैंग्वेज पे भी करते हैं। इसके अलावा जी इसमें यह भी है कि हमारे सामने ये भी एक व्यू आ जाता है कि बस नेटिव लैंग्वेज ही सुपीरियर नहीं है, दूसरी वैराइटीज़ भी मौजूद हैं, खाली एक ही मॉडल मौजूद नहीं है, ठीक है। इसके अलावा और है कि इससे इंग्लिश की बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की वैराइटीज़ की आइडेंटिफिकेशन सामने आती है कि हाँ भाई इंग्लिश मुख्तलिफ़ आइडेंटिटीज़ रखती है अपनी, क्योंकि वो वैराइटीज़ रखेगी तो वो अपनी आइडेंटिटी भी तो उनकी अलग होगी ना, ठीक है। तो ये जी एडवांटेजेस हैं इसके। अब जी मुख्तलिफ़ मॉडल्स आ गए हैं हमारे सामने इंग्लिश के। स्ट्रीवंस मॉडल ऑफ वर्ल्ड इंग्लिशेस, इसमें बस आपने 2 बातें याद रखनी है। तो सबसे पहले MCQs के तौर पर देख लें कि ये सबसे ओल्डेस्ट मॉडल है, सबसे ये ओल्डेस्ट मॉडल है। और इसमें किस चीज़ की हम स्टडी करते हैं, इसमें हम उन तमाम वेराइटीज़ की इंग्लिश के उन तमाम वेराइटीज़ की स्टडी करते हैं जो कि ब्रिटिश या अमेरिकन इंग्लिश से निकली हैं। दैट्स ऑल।
बस ये सिंपल सी बात आपने इस मॉडल में याद रखनी है। ज़्यादा गहराई में मत जाएं, ज़्यादा मत सोचना, बस एक बार फोकस के साथ पढ़ लेना और जितना बता रही हूँ उतने समझ लें, ठीक है। इसके अलावा इसमें अमेरिकन इंग्लिश को किसके साथ जोड़, अमेरिकन इंग्लिश में कौन कौन आ जाता है, कौन कौन आ जाती है? कैनेडियन वैरायटीज़ आ जाती हैं, यूएस वैरायटीज़ आ जाती हैं, पोर्टोरिको, फिलीपींस, ये जिसमें जितनी वैरायटीज़ इन मुल्क में पाई जाती हैं वो अमेरिकन इंग्लिश में गर्दानी जाती हैं, और ब्रिटिश इंग्लिश में वो वैरायटीज़ गर्दानी जाती हैं जो इनके अलावा हैं। मतलब अमेरिकन इंग्लिश में जितनी आ रही है ना उनको छोड़ के बकाया जितनी भी वैरायटीज़ हैं उन्हें ब्रिटिश इंग्लिश में सेकंड गर्दाना जाता है, ठीक है, स्ट्रीवंस मॉडल में। वीकनेस अब क्या है इसकी, इस मॉडल की, कि जी ये बस उन वैरायटीज़ को देखता है जो कि ये ब्रिटिश और अमेरिकन से, मतलब समझ लो उन वैरायटीज़ ने अपना रोल मॉडल अमेरिकन और ब्रिटिश को समझा हुआ है। ये सिर्फ उन वैरायटीज़ को देखती है जो समझते हैं कि भाई अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश एज अ मॉडल हम देखें और वो उस वैरायटीज़ से निकली हैं। ये सिर्फ उस वैरायटी को देखता है। ये जो लोकल वर्नैकुलर हैं, मतलब कि जो कल्चरली वजूद में आती हैं चीज़ें कह रही हूँ, जो कल्चरली वजूद में आती हैं इंग्लिश वैरायटीज़, ये उसको स्टडी नहीं करता। वेदर वो ब्रिटिश इंग्लिश की एक वैरायटी बन जाए, वेदर वो अमेरिकन इंग्लिश की वैरायटी बन जाए, नो, इसने वही करना है। इसने बस जो हम उसे लग रहा है ना कि डायरेक्ट उसका राब्ता है ब्रिटिश इंग्लिश से और अमेरिकन इंग्लिश से, इसने उसे ही बीच में गिनना है इसने, और दूसरी किसी वैरायटी को नहीं गिनना, ठीक है। सोशल लिंग्विस्टिक टाइप ना ये सब कुछ बाहर निकाल लेती होती है कि कौन से कल्चर चेंज हुए, कौन से चेंजेस आए जिनकी वजह से वैरायटीज़ ये वाली वजूद में आई, वो उन वैरायटीज़ को नहीं जानती, ठीक है। ये इसका सिंपल सा एक वीकनेस है। टॉपिक नंबर 57, MC ऑर्थर, सर्कल ऑफ वर्ल्ड इंग्लिशेस। अब हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल मॉडल्स पढ़ेंगे। ये बेसिकली क्या कह लें कि जैसे कोई डायग्राम्स नहीं बना देते, डायग्राम्स में जगह जगह मेंशन कर देते हैं, उनके लेबल कर देते हैं कि ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है। इसमें भी वो ऐसे करते हैं कि सर्कल्स बना देते हैं और उन सर्कल्स के ज़रिए, डायग्राम के ज़रिए आपको शो करवाते हैं कि ये मॉडल है इंग्लिश का, या इसकी इतनी वेराइटीज़ हैं इंग्लिश की, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल मॉडल्स पढ़ेंगे। 3 लोगों ने ये मॉडल्स दिए हैं ऐसे, MC ऑर्थर मॉडल, गोल्डच मॉडल एंड काचरू मॉडल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मॉडल्स होते क्या हैं, ये क्या करते हैं? ये जी हमें बताते हैं कि इंग्लिश की कितनी वैराइटीज़ हैं, कितनी ऐसी हैं जो कि इंग्लिश मॉडल वैरायटी के कितने करीब हैं, और कितनी ऐसी हैं जो कि बहुत ही लोकल हैं, बहुत ही इंग्लिश वैरायटी से दूर हैं, बहुत ही उससे कोई अलग किस्म की हैं, वो एक अलग ही वैरायटी इंग्लिश की निकली है और इतना कोई वो मिलती नहीं है इंग्लिश से, ठीक है। ये उसका हमें, ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं इनके ज़रिए हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि मेंशन किया होता है ना, वो डायग्राम में बताया होता है उन्होंने कि ये इसकी स्टैंडर्डाइज वैराइटीज़ बनती जा रही हैं इंग्लिश की, ये मॉडल है, रोल मॉडल है, ये रीजनल वैराइटीज़ हैं, ये रीजनल वैराइटीज़ हैं, या ये उससे भी ज़्यादा लोकल वैराइटीज़ हैं जो कि उसमें मेंशन की होती हैं। तो क्या करता है कॉन्सेंट्रिक मॉडल, ये हमें फ़र्क बताता है, ठीक है। MC ऑर्थर व्हील मॉडल, इसमें क्या है कि बेसिकली मैं अगर आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ये लिखें इंटरनेट पे, ये MC ऑर्थर व्हील मॉडल, इमेजेस में जाएं, आपको वो एक डायग्राम दे देगा इसकी ना, तो वो डायग्राम आप अपने सामने रखें और उधर से नोट से ये एक लाइन पढ़ें और साथ साथ आप डायग्राम को एनालाइज करें। आपको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी एक आपको वैसे दे देती हूँ, इसमें ना एक व्हील की तरह वो बना होता है, डायग्राम ना एक व्हील की तरह बनाई होती है, दरमियान में स्टैंडर्डाइज फॉर्म रख देते हैं
और इसमें जियोग्राफिकल सेक्शन बनाए जाते हैं कि मतलब कौन से मुल्क में कैसी वेराइटीज़ है, वो वेराइटीज़ इंग्लिश के कितने करीब हैं। इस तरह एक व्हील में उन्हें ना लेबल किया जाता है कि ये वेराइटीज़ इंग्लिश की मौजूद हैं। फिर मैं वही कहूँगी, रिकमेंड करूँगी कि आप डायग्राम को साथ साथ एनालाइज करें, आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल ही, आपको समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें जी जितना वो सेंटर में एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म रख दी जाती है ना व्हील के, एक इस डायग्राम में व्हील में सेंटर में एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म रख दी जाती है। उस स्टैंडर्डाइज फॉर्म से जितनी दूर कोई भी इंग्लिश का वो वर्ड, इंग्लिश की वैरायटी लेबल करेंगे, वो समझ लें कि जितनी वो दूर होगी वो उतनी ही लोकलाइज्ड वैरायटी होगी इंग्लिश की। ठीक है। इसके अलावा ये आपने MCQs देखने हैं। दे आर कनेक्टेड लीनियरली लाइक अ स्पोक बैक टू द सेंटर, लाइक अ स्पूक बैक टू द सेंटर। ठीक हो गया। ये कि वो व्हील की तरह बेसिकली उन्होंने कहा है कि वो लीनियरली लकीरी तौर पर वहाँ पे मेंशन की होती हैं, और वो जैसे वो व्हील नहीं होता वो वैसे आपको दिया होता। तो MCQs देख लेना है कि कैसे उन्होंने मेंशन की होती हैं। ठीक है। टॉपिक नंबर 58, मैनफ्रेड गॉर्लिच सर्कल मॉडल ऑफ इंग्लिश। अब मैनफ्रेड का हम पढ़ेंगे। इसमें क्या है जी कि स्टैंडर्डाइज इंग्लिश को सेंटर में रख दिया जाता है और उसे रीजनल जो उसकी इंग्लिश की वैरायटीज़ होती हैं ना, रीजनल स्टैंडर्डाइज जो इंग्लिश की वैरायटीज़ होती हैं, उसको उस स्टैंडर्ड इंग्लिश के इर्द गिर्द मेंशन कर दिया जाता है इस रोल मॉडल में, इस मॉडल ऑफ इंग्लिश में, इस कॉन्सेंट्रिक मॉडल ऑफ इंग्लिश में गॉर्लिच ने जो दिया। स्टैंडर्डाइज को बीच में रखना है और रीजनल स्टैंडर्डाइज्ड इंग्लिश को इधर उधर उन्होंने मेंशन कर दिया। तो जी आपने देख लेना है। इसकी भी आप वो सर्च करें, लिखें नाम गूगल पे, वो आपको डायग्राम दे देगा। कुछ ऐसा कोई ख़ास नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब समझ आ जाएगा। बस एक बार एनालाइज करने की ज़रूरत है, अगर वो भी कर लें तो। अच्छा, प्लेस वेराइटीज़ इन अ सीरीज़ ऑफ एक्सपेंडिंग रिंग्स। इसमें आपको वो रिंग्स की शक्ल में डायग्राम देते हैं। एक गोल सर्कल बना दिया, उसमें एक वैरायटी, एक जो है स्टैंडर्डाइज वैरायटी रख दी और उसके इर्द गिर्द उसकी वो रख दी, और दूसरा सर्कल बनाया, फिर तीसरा सर्कल बनाया। रिंग्स होते हैं। ठीक है। वो रिंग्स क्या हैं? रिंग्स ऑफ गॉर्लिच सर्कल मॉडल के एक रिंग होता है रीजनल एंड नेशनल स्टैंडर्ड्स। इसमें इस रिंग में जो इंग्लिश की रीजनल एंड स्टैंडर्ड नेशनल स्टैंडर्ड्स वैरायटीज़ हैं वो आती हैं। फिर एक सेमी सब और सेमी रीजनल स्टैंडर्ड्स होते हैं। नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश, पिजन एंड क्रियोल, ये 4 रिंग्स हैं इसमें, जिसमें ये शो करते हैं। टॉपिक नंबर 59, मोडियानोज सेंट्रीपेटल सर्कल्स ऑफ इंटरनेशनल लैंग्वेज। अब ये एक और मॉडल है। इसमें क्या होता है, क्या किस पे बेस्ड है? ये बेस्ड ऑन म्यूचुअल कंप्रिहेंसिबिलिटी ऑफ द प्रोफिशिएंट स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश। पहले सर्कल्स में क्या होता था, दरमियान में एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म रख दी जाती थी इंग्लिश की, और उसकी मुख्तलिफ वैराइटीज़ उसके इर्द गिर्द मैंशन कर दी जाती थी। ठीक है, ऐसा ही होता था। इसमें क्या है, इसमें सेंटर में सिंपली अगर मैं आपको बताऊं, इसमें सेंटर में इंग्लिश एज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज का एक रिंग रख दिया जाता है, एक फॉर्म रख दी जाती है कि कितने लोग प्रोफिशिएंट हैं इंग्लिश एज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज में। ठीक है, कितने लोग उसे एज अ कम्युनिकेशन या कह लें कि लोग बस कम्युनिकेशन पर्पस के तौर पर बोल सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज यही है ना कि सब लोग उसे बोल सकते हैं, जो जानते हैं, जो समझ सकते हैं इंग्लिश को। तो उन स्पीकर्स को उस जो फॉर्म को दरमियान में रख दिया जाता है, और वह जो फर्दर वैराइटीज़ होती हैं वो उसके बाद आती हैं। ठीक है, इस मॉडल में मेन चीज़ ये है।
कि म्यूचुअल कम्प्रिहेंसिबिलिटी एक जो सबको समझ आए चीज़ वो दरमियान में रख दी जाती है। मतलब इंग्लिश एज अ इंटरनेशनल जो है वो मॉडल उसे दरमियान में रख दिया जाता है। ठीक है। इम्प्लीकेशन ऑफ वर्ड सेंट्रीपेटल, इसमें सेंट्रीपेटल जो वर्ड है उसके क्या मतलब है यही मतलब है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। द एडजेक्टिव centripetal suggests the movement of high proficiency users of English towards the core of the global English speaking population। हाई प्रोफिशिएंसी इंग्लिश स्पीकिंग जो है स्पीकर से, कि वो तो एक हो गया ना अलग, नेटिव स्पीकर एक अलग हो गया, उसने तो प्रोफिशिएंट होना ही है इंग्लिश में। ठीक है, उसको छोड़ दो, रोल मॉडल को छोड़ दो इंग्लिश के। हम उस चीज़ को पकड़ेंगे, ग्लोबल इंग्लिश को पकड़ेंगे जो कि दूसरे लोग भी जानते हैं और जो समझते हैं। उस मॉडल को पकड़ के उसने सेंटर में रख दिया। ये उस चीज़ को सेंट्रीपेटल का ये एक शो कर रहा है, लेबल है वो। ठीक है, दरमियान में उस चीज़ को रख दिया। बकाया वेराइटीज़ बाद में आएंगी, बकाया रिंग्स जो बनेंगे वो दूसरी वैरायटीज़ के बनेंगे इस मॉडल में। ठीक है, इसके अलावा ये देखना, ग्लोबल इंग्लिश स्पीकर्स रिप्लेस द ट्रेडिशनली रिवर्स नेटिव स्पीकर्स एज अ सेंटर। वही बात हो गई जो मैं आपको पहले बता रही हूँ कि पहले ट्रेडिशनली क्या दरमियान में किसको रख दिया जाता था, इंग्लिश के रोल मॉडल को, इंग्लिश के जो स्टैंडर्डाइज फॉर्म को दरमियान में रख दिया जाता था। मतलब इंग्लिश के नेटिव स्पीकर्स को दरमियान में रख दिया जाता था। अब किसको दरमियान में रखा जाता है, वो लोग जो कि नहीं भी जानते इंग्लिश, जो नॉन नेटिव स्पीकर हैं इंग्लिश के, और वो लोग जो नेटिव भी हैं। ग्लोबली तो वो सारे एक जैसे ही बोलते हैं ना, जो ग्लोबल लैंग्वेज है, जो ग्लोबल इंग्लिश है, वो तो एक ही वैरायटी है ना, तो वो तो सब बोलते हैं। वो नॉन नेटिव भी बोलते हैं, वो नेटिव भी बोलते हैं। तो वो अब दरमियान में दोनों स्पीकर्स आ गए हैं, दोनों को अहमियत दे दी हुई है। इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज EIL, हाँ जी, इस लेबल को दरमियान में रख दिया जाता है। स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ है कि दरमियान में जो है इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज को रख दिया जाता है, जिसमें नेटिव और नॉन नेटिव दोनों स्पीकर आते हैं। बस ये है कि वो जो उनमें काउंट होंगे वो प्रोफिशिएंट हो ग्लोबल लैंग्वेज में। जो इंग्लिश के इंटरनेशनल लैंग्वेज की जो मॉडल है उसमें प्रोफिशिएंट होने चाहिए। जो ऐसे ये दूसरे हैं रीजनल वैरायटीज़, लोकल वैरायटीज़, ये नहीं आएंगी फिर। ये बस वो जो होता है कि उसे इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज में महारत हासिल है, चाहे वो नॉन नेटिव है या नेटिव है, वो उस सर्कल में आएगा। ठीक है, थर्ड सर्कल में, द थर्ड सर्कल इज़ मेड अप ऑफ लर्नर्स ऑफ इंग्लिश। वो लर्नर्स आ जाते हैं जो कि इंग्लिश सीख रहे हैं, वो थर्ड सर्कल में आएंगे। ये भी आप मॉडल का नाम लिखें, आप डायग्राम देखेंगे, साथ साथ वो स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे यहाँ से नोट से, साथ साथ डायग्राम देखेंगे तो आपको पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये फिर से वही टॉपिक आ गया है। अच्छा, आउटर सर्कल्स जो होते हैं, मतलब अदर देन ये इंटरनेशनल लैंग्वेज से जो ये बीच का सर्कल होता है, इसके जो आउटर सर्कल होता है, जो पिछला जो उसका सर्कल होता है, उसमें 5 ग्रुप्स होते हैं। अमेरिकन इंग्लिश आती है उसमें, ब्रिटिश इंग्लिश आती है, अदर मेजर वेराइटीज़ आती हैं, अदर लोकल वेराइटीज़ आती हैं इंग्लिश की, इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज स्पीकर आता है उसमें। ठीक है, स्ट्रेंथ इसकी क्या है इस मॉडल की, कि ये जो एक इंग्लिश एज अ मॉडल को दरमियान में रख दिया जाता था ना, कि बड़ा उसे सुपीरियर समझा जाता, जो उसे दरमियान में रख दिया जाता था, तो ये उसकी प्रेस्टीज को उसने ना डिसअप्रूव कर दिया, इस आइडिया को उसने निकाल दिया कि छोड़ दो स्टैंडर्डाइज फॉर्म को। ठीक है, इसके अलावा इसने क्या किया कि इंग्लिश की डाइवर्सिटी को इसने मतलब बहुत अहमियत दी, कि ये नहीं है कि भाई स्टैंडर्डाइज फॉर्म को ही सब कुछ समझ लो। मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उन्हें भी थोड़ा सा अहमियत दे दो। मुख्तलिफ वैराइटीज़ हमें नहीं बन गई हुई। इसके अलावा उसने क्या किया कि जोग्राफिकली, मतलब ग्लोबली उसने इंग्लिश को अहमियत दी है कि ग्लोबली कितने लोग जानते हैं।
ये आप दरमियान में बस स्टैंडर्डाइज फॉर्म को रख देंगे तो आप ये समझेंगे कि बस आपने मॉडल बना दिया। तो आप जियोग्राफिकली तो नहीं ना स्पीकर्स को बीच में ला रहे, आपने दूसरे नेटिव स्पीकर्स को ज़्यादा अहमियत दे दी। तो इस मॉडल ने जियोग्राफिकली जो है ग्लोबली है इंग्लिश को अहमियत दी कि कितने लोग ग्लोबली इंग्लिश को जानते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं उस लैंग्वेज में। ठीक है, दैट्स ऑल। यही मैं रिकमेंड करूँगी कि आप साथ साथ उसका मॉडल का तस्वीर निकालें। आपको मैं कहती हूँ नोट्स भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही समझ आ जाएगी। या आपने इसकी 3 क्लासिफिकेशंस याद रखनी है इंग्लिश की। ये MCQs के तौर पर, MCQs कह रही हूँ, क्वेश्चन के तौर पर पूछी जा सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा ये MC ऑर्थर का व्हील मॉडल जो है ये आपने अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, और ये जो रिंग्स ऑफ गॉर्लेज सर्कल मॉडल, इसके नाम याद रखने हैं कि 3 सर्कल्स के वो आपसे नाम पूछ सकते हैं। ठीक है, 3 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन में वो आपसे नाम पूछ सकते हैं। तो आपने ये बता देने हैं। रीजनल एंड नेशनल स्टैंडर्ड एक रिंग होता है, एक सब सेमी होता है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी ख़ास नहीं लग रहा। इसका भी आप कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में रखें तो मेरे ख्याल से अगर रख लेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हो जाएगी। फिर भी रखना है, इसका कॉन्सेप्ट याद रखना है। वो स्ट्रक्चर आपसे पूछ सकते हैं या कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं, वो आपने अपने दिमाग में रखना है बस। इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।